हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। अगर हम आर्थिक विकास के सूचकों की तो काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जैसे वास्तविक राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक है, मानव गरीबी सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। इसके अलावा दोस्तों और भी इंडिकेटर हैं जो कि हम अगली किसी वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम इसी सारी के सारे इंडिकेटर पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो तो आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो आपको मानव विकास सूचकांक के बारे में हम शुरुआत कराते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में डिटेल में समझाया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मानव विकास सूचकांक के बारे में बच्चों डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मानव विकास सूचकांक के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा विकास का इंडिकेटर है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लोग डेवलपमेंट के इंडिकेटर को प्रेजेंट करते हैं। कई लोगों ने प्रति व्यक्ति आय को माना, कई लोगों ने जीवन की गुणवत्ता को माना। यहाँ पर हमने विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तरों को एक तरीके से कह सकते हो इंडिकेटर के रूप में यूज किया और एक नया माप बनाया, जिसका माप बनाने का काम किया था यूएनओ की एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा एक कंपोजिट यानी कि एक संयोजित एक इंडिकेटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। अब देखिए मानव विकास जो सूचकांक है इसमें बेसिकली 3 इंडिकेटर्स हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो प्रतिपादन है या इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था महबूबल हक द्वारा। महबूबल हक ये अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा अमर्त्य सेन का नाम भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 1990 में पहली बार यूएनडीपी के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई जिसको कि मानव विकास रिपोर्ट कहा गया है। उसके बाद लगातार प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। इसके मापने का तरीका कि किस तरीके से मानव विकास हुआ है, इसके इंडिकेटर जो हैं, इसका जो पैमाना है वो लगातार बदला है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 3 स्केल हैं। इसमें जो पैमाना है वो दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। यानी कि अगर किसी को 0 पॉइंट मिलते हैं तो इसका मतलब वो खराब स्थिति में है, 1 पॉइंट का मतलब वो अच्छी स्थिति में। यानी कि जितना ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे उतनी अच्छी स्थिति में माना जाएगा। तो बच्चों यहां तक आपने समझा कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन यूएनडीपी द्वारा किया गया, ठीक है, महबूबुल हक द्वारा इसका सबसे पहले विकसित किया गया। इसके अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक इंडिकेटर के बेस पर कुछ अंक दिए जाते हैं जो कि 0 से 1 के बीच में होते हैं। तो 3 पैमाने कौन कौन से हैं बच्चों वो हम एक बार जरूर देख लेते हैं। सबसे पहला है जीवन दीर्घता। देखिए जीवन दीर्घता का क्या मतलब है, हर व्यक्ति जानता है कि जो जिएगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा, सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो अल्प विकसित देश हैं जहां पर जीवन स्तर नीचा है वहां पर बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी लोग मर जाते हैं। तो जीवन दीर्घता में बताती है कि अगर एक देश स्वस्थ है, एक देश की गुणवत्ता अधिक है तो वहां पे लोगों के एवरेज यानी कि जीने की संभावना ज्यादा होगी उन देशों के मुकाबले जहां पर प्रति व्यक्ति आय का लेवल नीचा है, आर्थिक विकास का लेवल नीचा है। तो इसमें पहला इंडिकेटर बनाया गया जीवन दीर्घता। यानी कि इसमें सबसे पहला है कि एक नवजात जो है वो कितने वर्ष तक जीने की उसकी संभावना है, इसके बेस पर पहला इंडिकेटर बनाने की बात की गई। दूसरा इंडिकेटर बनाया गया ज्ञान और शिक्षा। देखिए दूसरा जो इंडिकेटर रखा गया वो एजुकेशन को रखा गया। इसके अंतर्गत 2 तरीके की चीज़ें शामिल की गई। एक तो प्रौढ़ साक्षरता है, यानी कि जो 15 वर्ष के या उससे अधिक की आयु के लोग कितने % लोग पढ़े हुए हैं, और दूसरा है सकल नामांकन अनुपात। देखिए ध्यान से समझिएगा, एजुकेशन जो है, देखिए एक तो हमारा हो गया जीवन दीर्घता, दूसरा है एजुकेशन। तो जो एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश के ये समझने में कि वास्तविक में विकास हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसमें 2 तरीके के सूचकांक माने गए। सबसे पहला क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो प्रौढ़ साक्षरता दर। देखिए प्रौढ़ साक्षरता दर क्या है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। प्रौढ़ साक्षरता, प्रौढ़ का मतलब होता है 15 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, 15 वर्ष की आयु या उससे अधिक लोग कितने लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। तो ये एक पैमाना बनाया गया
लोगों की एक किसी भी देश के विकास को मापने के लिए। दूसरा सकल नामांकन अनुपात, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाहे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे वो सेकेंडरी में पढ़ रहे हों, चाहे वो टर्शियरी में पढ़ रहे हों, यानी कि कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, शिक्षा के लिए नामांकित सभी विद्यार्थियों की संख्या, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पर हो, चाहे वो हायर लेवल पर हो, उसको कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं। तो 2 पैमाने हमने बता दिए। तीसरा पैमाना बनाया गया प्रति व्यक्ति आय। तो 3 पैमाने बताए गए। पहला बनाया गया पहला बनाया गया जीवन दीर्घता, दूसरा बनाया गया शिक्षा और तीसरा बनाया गया प्रति व्यक्ति आय। यानी कि इसको हम मापते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता नियम के आधार पर। इसका अर्थ है कि लोगों की क्रय शक्ति अथवा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति से है, यानी कि कितने लोग वस्तु खरीदने की शक्ति है। देखो, एक अमीर आदमी होगा, डेफिनेटली वो स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन, तमाम तरीके की चीजें खरीद पाएगा। इसलिए आप आय को तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो शिक्षा को भी रखा गया, जीवन दीर्घता को भी रखा गया, साथ ही साथ इसमें वास्तविक जीडीपी को भी रखा गया। तो इसके अंतर्गत वस्तुओं को खरीदने की जो शक्ति है वो इससे पता चलती है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से एचडीआई को मेजर किया जाता है, किस तरीके से एचडीआई का माप निकाला जाता है। बहुत सिंपल तरीके से बच्चों समझाने की कोशिश करेंगे हम आप बच्चों को। ये जो तरीका है ये 2010 से पूर्व का है। 2010 के बाद हमारा तरीका बदल गया। ये 2010 से पूर्व का है, आप याद रखिएगा, 2010 से पूर्व का तरीका है। ठीक, किस तरीके से मेजर किया जाता है। देखिए, ये जो है ना, ये जो वैल्यू है 85, 25, ये बदलती रहती है, ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। लेकिन हम बेसिकली ये समझा रहे हैं कि 3 इंडिकेटर हमने लिए, जीवन दीर्घता का, दूसरा शिक्षा सूचकांक और तीसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे पहले जीवन दीर्घता की बात करें। मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी भी देश में जो जीवन दीर्घता है वो 65 ईयर है। तो 65 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 25 जो कि न्यूनतम है, डिवाइड कर देंगे 85 माइनस 25। इस तरीके से बच्चों जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, वो हम लिख लेंगे। इस तरीके से पहला इंडिकेटर हमारा जीवन दीर्घता हो गया, यानी कि जो भी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें से माइनस कर देंगे 25 और 85 माइनस 25। तो ये जो 85 है ये हमारा है अधिकतम, और जो 25 है वो हमारा न्यूनतम है। तो एक तरीका तो ये है, मान लीजिए 65 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगी, आई थिंक इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा 40 आ जाएगा। 40 को डिवाइड करोगे और ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है जी। तो ये तरीका है निकालने का। सबसे पहला किस तरीके से इंडिकेटर निकालते हैं। दूसरा जो बच्चों हम आपको बता रहे हैं वो है हमारा शिक्षा सूचकांक। देखिए, शिक्षा सूचकांक के बारे में हम आपको बता देते हैं, शिक्षा सूचकांक के बारे में भी बता देते हैं। पहला तो हमने आपको बताया, जैसा कि इसमें कैसे करेंगे, हमने 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 85 माइनस 25। तो एक तरीका तो ये हो गया, जो भी वैल्यू आएगी वो आप निकाल लीजिएगा। प्रौढ़ साक्षरता दर, देखिए प्रौढ़ साक्षरता दर मतलब 15 साल से अधिक आयु के कितने % लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर मान लीजिए 70 लोग पढ़े हुए हैं तो 70 को इस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है। तो जो वैल्यू आएगी वो 0.7 आ जाएगी। ठीक है, यानी कितने % लोग ऐसे हैं जो 15 वर्ष और या उससे अधिक हैं और वो पढ़े लिखे हैं। अगर 70% लोग पढ़े लिखे हैं तो 0.7 वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है सकल नामांकन अनुपात। सकल नामांकन अनुपात जो है वो होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कितने % लोग प्राइमरी में, सेकेंडरी या टर्शियरी में जनसंख्या के रजिस्टर्ड हैं, तो उसके भी अनुपात निकाला जाता है। और इसका जो भार है उसको दिया जाता है 1/2 का भार और इसको दिया जाता है 2/3 का भार। यानी कि मान लीजिए इसका सूचकांक 0.5 आया तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, और ये एक वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तीसरा होता है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने 40,000 लिया है। ये बच्चों चेंज होता रहता है, 75,000, 80,000, 75,000 है अब। तो ये वाली वैल्यू को, यानी कि जो भी जीडीपी आएगी, ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया है, 20,000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस 100। तो इस तरीके से बच्चों वैल्यू जो है वो आएगी। अब इन तीनों का जो सूचकांक आया उसको ऐड करके, यानी कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक, हम एग्जांपल के लिए ऐसे ही मान लेते हैं। मान लीजिए 0.6 आया, इसका मान लीजिए 0.5 आया, इसका मान लीजिए 0.8 आया, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा कहलाएगा एचडीआई। यानी कि इस तरीके से हम एचडीआई की वैल्यू निकालते थे। ये वाला जो माप था ये 2010 से पहले का था। 2010 के बाद जो हमारा माप है उसमें परिवर्तन आया, और 2010 के बाद किस तरीके से मापा जाता है वो हम एक बार आपको बता देते हैं। देखो 2010 के बाद किस तरीके से मापा जा रहा है।
देखिए 2010 के बाद में तीन इंडिकेटर, वही तीन इंडिकेटर हैं। सबसे पहला जीवन प्रत्याशा है सूचकांक, यानी कि औसतन कितने वर्ष जिएगा। तो मैक्सिमम जीवन की प्रत्याशा हमने मान लीजिए 85 है, ये अधिकतम है, और ये जो है ये न्यूनतम है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने पिछली बार बताया था कि मान लीजिए किसी की जीवन प्रत्याशा 65 ईयर है, तो 65 ईयर में से माइनस कर दोगे 20, डिवाइड कर दोगे 85 माइनस 20, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका सूचकांक बन जाएगा, इसका इंडिकेटर बन जाएगा। दूसरा है शिक्षा सूचकांक। शिक्षा सूचकांक में एक तो विद्यालय में दाखिले की औसत वर्ष इस तरीके से निकाला जाता है, और विद्यालय में दाखिले की प्रत्याशित वर्ष इस तरीके से निकाला जाता है। इसको बोलते हैं ठीक है, ये विद्यालय में दाखिले की औसत वर्ष सूचकांक है ये, और विद्यालय में दाखिले में प्रत्याशित आय सूचकांक। तो अब इसमें जैसे पहले 2/3 और 1/3 का वो दिया जाता था, वेट दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है बच्चों, अब इसको 2/3 का वेट नहीं दिया जाता। अब इसका सीधा जो वेट है वो 1/2 का, और इसका भी 1/2, यानी कि आधा आधा वेट दिया जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं जोड़ के, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसका सूचकांक आएगा। इसका सूचकांक निकालना मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा आय सूचकांक में 75,000 रुपए को हमने अधिकतम आय माना है, यानी कि 75,000 अगर किसी की आय है मान लीजिए, तो उसको मिलेगा एक पॉइंट। और जीएनआई पर कैपिटा मान लीजिए किसी की इनकम जो है वो 50,000 है, तो 50,000 में से माइनस कर दोगे 100, और अपॉन 70,000 माइनस 100। तो इस तरीके से बच्चों जैसे पहले निकाला जाता था वही है, लेकिन अब की बार, पहले तो हम सिंपल एवरेज निकालते थे, अब की बार गुणोत्तर माध्य का यूज करते हैं। जो हमारा गुणोत्तर माध्य का यूज किया जाता है, यानी कि इस बार जो समांतर माध्य है तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड ना करके हम गुणोत्तर माध्य का यूज करते हैं। तो ये एचडीआई का जो तरीका है ये 2010 के बाद का है। बात करें अगर मानव विकास सूचकांक की, तो भारत की जो रैंक है, तो दोस्तों बात करें अगर मानव विकास सूचकांक की, तो भारत की जो रैंक है 2023-24 में वो रैंक है 134, और भारत के इस रैंक में एक पायदान का सुधार हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो रैंक थी वो 135 थी। मानव विकास सूचकांक में भारत की जो वैल्यू आ रही है, वो मूल्य जो आ रहा है वो आ रहा है 0.644, जो कि मध्यम मानव सूचकांक की श्रेणी में आता है। जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इस कार्यक्रम का जो डेवलपमेंट करने का काम किया है वो यूएनडीपी द्वारा किया गया है, और जिस बुक में प्रकाशित होती है रिपोर्ट उसको बोलते हैं ब्रेकिंग दी ग्रिडलॉक, इस नाम से रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उसके अंदर एचडीआई लिखा जाता है। बात करें दोस्तों भारत के साथ साथ और अन्य देशों की तुलना की, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो पड़ोसी राज्यों में चीन है। चीन का जो रैंक है वो 75 है, जबकि उसका मूल्य है 0.769। श्रीलंका का रैंक है 68, जबकि उसका मूल्य है 0.762। मालदीव का रैंक है 87, भूटान का रैंक है 125, बांग्लादेश का रैंक है 129, भारत का रैंक है 134। यानी कि भारत के पड़ोसी राज्यों में मानव विकास सूचकांक में भारत जो है उसकी स्थिति काफी खराब है। नेपाल की स्थिति भी भारत के और पाकिस्तान की स्थिति मानव विकास सूचकांक में भारत से कंपैरेटिवली खराब है। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी स्थिति भारत के एचडीआई की कंपेयर में ज्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट की गई है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर हमने एक कंपैरिजन किया है और भारत की रैंक के बारे में आपको बताया है। अगर हम बात करें टॉप एचडीआई देशों की, तो उसके अंदर सबसे पहला नंबर आता है स्विट्जरलैंड, उसके बाद आता है नॉर्वे, और अगर बात करें निचले देशों की तो सबसे नीचे स्तर पर आता है सोमालिया, जिसका की रैंक है 191, और दक्षिणी सूडान। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन सा देश सबसे बेटर है एचडीआई में, भारत की रैंक क्या है, कौन सा सबसे खराब है, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से आप सभी के सभी जवाब दे पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।